Hello guys, welcome to lecture number 6 of chapter 6 work, energy and power। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हमने पढ़ा, जिससे हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए। वर्टिकल सर्कल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। और आज हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में भी हमें वर्क करना पड़ता है। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में भी हमें वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देख पाएंगे स्प्रिंग के अंदर, तो उसे समझेंगे किस तरह से। एक स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी किस तरह से? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर रबड़ बैंड वापिस एक फोर्स लगाता है अपनी शेप में वापिस आने के लिए। वो जो फोर्स लगा रहा है अपनी शेप में वापिस आने के लिए, उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जिसके कारण वो अपनी शेप में वापिस आ पाता है। जो ऑब्जेक्ट अपनी शेप में वापिस आ पा रही है, अपनी शेप में वापिस आने के लिए फोर्स लगा रही है, वो इलास्टिक बॉडी कहलाती है। तो एक स्प्रिंग भी इसी तरह की इलास्टिक बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड सपोर्ट है। ये एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब कोई वॉल है, दीवार है इस तरह से। तो ये एक वॉल है, दीवार है इस तरह से। मैं इस पर अलग अलग पोजीशंस की बात करना चाहता हूं। और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से। तो ये मैं सोच रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल एक रिजिड सपोर्ट से, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह से, और एक रिजिड सपोर्ट पर स्प्रिंग इस तरह का होता है भाई, किसी वायर से बनाया गया होगा। तो स्प्रिंग इस तरह का होता है, और स्प्रिंग किसी वायर से बनाया जा सकता है। और जैसे पेन, कई बार आप पेन यूज करते हैं और उसको चलाने के लिए ऊपर से आप प्रेस करते हैं, तो उसकी निब बाहर आती है। उसी को प्रेस कर दे तो वो वापस भी चली जाती है। कैप नहीं होती उनके अंदर ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। आपके व्हीकल्स हैं, कार है, स्कूटी है, बाइक है, उसमें शॉकर्स लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो सब स्प्रिंग है, मेटल्स के बने हुए होते हैं। एलॉयज का खास तौर पर यूज किया गया होगा। तो इस तरह से ये स्प्रिंग होते हैं। फिलहाल स्प्रिंग का कोई मास कंसीडर नहीं किया है मैंने। तो जो स्प्रिंग हमारे पास हैं, खास तौर पर हम मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं भाई। जो स्प्रिंग हम पढ़ रहे हैं उनका कोई मास कंसीडर नहीं किया गया है, और ये मासलेस स्प्रिंग है, इनका कोई मास कंसीडर नहीं किया, सिर्फ इलास्टिसिटी, ये अपनी शेप में वापस आना चाहेंगे, मास कंसीडर नहीं किया। लेकिन मास के बिना इनर्शिया नहीं होगा, और हमें इनर्शिया की जरूरत है। मैं इस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच कर देता हूं इस तरह से। इसीलिए मैंने स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है। तो ये एक ब्लॉक अटैच किया गया है इसके साथ, तो ताकि इस ब्लॉक का, ये लकड़ी का कोई वुडन ब्लॉक हो सकता है, और जिस सरफेस पर फिलहाल मैंने इसे रखा हुआ है, मैंने इसे फ्रिक्शनलेस मान लिया है भाई। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस भी है इस तरह से। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है फिलहाल, ऐसा एज्यूम किया मैंने इस तरह से कि ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन हो भी सकता है, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, फ्रिक्शनलेस है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इस ब्लॉक का मास कुछ m है। इस ब्लॉक का जो मास है वो कुछ m है, और इस वक्त मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया हुआ है, कंप्रेस भी नहीं किया हुआ है। स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो भी अपनी शेप में आने के लिए फोर्स लगाएगा, और अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो भी अपनी शेप में आने के लिए फोर्स लगाएगा इस तरह से। तो ये स्प्रिंग की अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है, कंप्रेस भी नहीं किया है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये इसकी मीन पोजीशन भी है, ये इसकी मीन पोजीशन भी है। इस वक्त मैंने
कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है, और जब स्ट्रेच नहीं किया है कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा, ये अपनी शेप में ऑलरेडी है ये। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर इस स्प्रिंग को एक फोर्स लगाया जाए और बाहर की तरफ इसे खींचा जाए, स्ट्रेच किया जाए, जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसे स्ट्रेच करने के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, वो इसकी शेप को चेंज कर देगा। तो इसकी शेप को फोर्स क्या कर सकता है आप जानते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड स्टेट ऑफ अ बॉडी भाई। तो इस तरह से ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा जब आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है भाई। तो अगर आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, तो अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स लगाने से क्या होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, इस तरह की स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये स्ट्रेच हो गया है, मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है, और ये फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स में, ये फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराया है इसका। ये पहले मीन पोजीशन थी, ये ओरिजिन था। इस मीन पोजीशन में x की वैल्यू कितनी थी, 0। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस x एक्सिस है और ये सीधी लाइन क्या है, y एक्सिस है। तो ये ओरिजिन पे था, पहले x 0 था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। लेकिन जब मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, इसके अंदर कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरह से, इसके अंदर कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरह से। तो ये x डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर जो हुआ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण भाई जब आपने इसे मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन थी जहां डिस्प्लेसमेंट 0 था और यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये अपनी शेप में था, आपने इसे स्ट्रेच किया है जब इस तरह से, इसने भी एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है ताकि ये अपनी शेप में वापस आ सके भाई। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया है इस तरह से, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मैंने बाहर की तरफ खींचा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खींचा है। जब एक्स डिस्प्लेसमेंट जो था वो कैसा था, पॉजिटिव था इस तरह से। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स भाई, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, वापस अपनी जगह पर आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव कह सकता हूं भाई मैं इस तरह से। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कराया है, रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग आपने स्ट्रेच कर दिया है, ये उसकी रिजिड पोजीशन एक तरफ फिक्स है, मैंने इसे स्ट्रेच किया है, अपनी शेप में वापस आने के लिए फोर्स लगा रहा है, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इसे। ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा दिया होता भाई, अगर आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कराया होता, एक्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में कराया होता, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती और अब जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता, अब जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता, अब वो रीस्टोरिंग फोर्स जो लगता वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगता, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगता। यानी पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट रहेंगे। आप फोर्स बाहर की तरफ लगाओगे तो ये अंदर की तरफ खींचेगा अपने आप को, आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए बाहर फोर्स लगाएगा। यानी ये बात तो परफेक्ट है, ये बात तो सच है, हम जानते इस बारे में कि रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस डिस्प्लेसमेंट से। और दूसरी बात भाई, आप जितना ज्यादा इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगाएगा। आपने रबड़ बैंड को थोड़ा सा खींचा,
और अपने दोस्त को इस तरह से हिट करने की कोशिश करी, थोड़ा सा लगा उसको इस तरह से, आपने रबड़ बैंड को थोड़ा और ज्यादा खींच के लगा, वो बोला रहने दे यार। आपने बहुत ज्यादा खींचकर अगर उसको हिट किया इस तरह से, वो भी आपको एक जड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत पेन हुआ है भाई। जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। एक लिमिट की बात है, बहुत ज्यादा ही खींच दूंगा टूट ही जाएगा भाई। तो एक लिमिट तक की बात कह रहा हूं ये, कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो जब एक स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया है, ये ब्लॉक क्यों लगाया है मैंने इसके साथ, मास प्रोवाइड कराने के लिए लगाया है भाई। क्योंकि मैंने स्प्रिंग को मासलेस माना है, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को मासलेस माना है, इसलिए मैंने स्प्रिंग का कुछ मास नहीं है, मासलेस माना है, ये ब्लॉक लगाया है भाई, ताकि जब मैं इसे स्ट्रेच करूंगा इस तरह से, तो ये वापस अपनी शेप में आना चाहेगा। स्प्रिंग इस ब्लॉक को लाएगा खींचकर, और जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से वापस आएगा, फोर्स लग रहा है भाई, मतलब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और बाहर की तरफ खींच लिया इसको, अब ये इस पोजीशन में है। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, यानी जब आप इसे रिलीज करोगे, तो ये अपनी शेप में आएगा। क्योंकि अभी तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे, इसलिए इसे एक्सेलरेट कर कर यहां ले आए हो, तो इसलिए इस पोजीशन में। जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाएगा, रिलीज करूंगा, ये अपनी शेप में वापस आना चाहेगा, और जब ये अपनी शेप में वापस आना चाहेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग तो हट गया, रिलीज कर दिया मैंने इसे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो हट गया, सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स है जो इस ये स्प्रिंग अपनी शेप में आना चाहेगा, इस ब्लॉक को भी अपने साथ लेकर आएगा। ब्लॉक एक्सेलरेट होने लगेगा भाई, m इसका मास है, फोर्स लग रहा है इस पर, रीस्टोरिंग फोर्स, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। मैंने इसे होल्ड किया हुआ था, ये रेस्ट पर था, रिलीज कर दिया तो ये दौड़ने लगा, दौड़ने लगा तो इसकी स्पीड क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। और इसकी स्पीड जब इंक्रीज होने लगी है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी है। ये एनर्जी आई कहां से इसके पास, क्योंकि इस पोजीशन पर इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों भाई, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में फोर्स लगाया है, फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी कराया है, मैंने कुछ वर्क किया है। जो मैंने वर्क किया है वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनकर क्या हुई है, स्टोर हो गई है इस पोजीशन पर। जब ये है तो x डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, तो ये x डिस्प्लेसमेंट कराने में मेरे डिफॉर्मिंग फोर्स ने, मैंने इसे स्ट्रेच किया है, रबड़ बैंड को मैंने खींचा है, तो मैंने वर्क किया है, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर है। पोजीशन के कारण क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेकर गए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट गए हैं हमने वर्क किया है, और वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर क्या हो गया है, स्टोर। इसी तरह से ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं चाहता कि मैं स्प्रिंग को खींचूं। जैसे जैसे आप इसे खींच रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है, और ये जाने से रोकना चाहता है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर यहाँ स्टोर हो गया है। मैंने यहाँ से रिलीज किया, इसे रिलीज करने पर ये दौड़ा इस तरह से, एक्सेलरेट हुआ, स्पीड इसकी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इसकी, और ये जैसे 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 पहुंचेगा मीन पोजीशन पर, ये इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई होगी भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होगा, ये दोबारा अपनी मीन पर आ गया है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है यहां पर आकर। लेकिन ये यहां पर रुक नहीं पाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक मैंने जो लगाया है, इसका इनर्शिया इसे यहां रुकने नहीं देगा। और ये ब्लॉक यहां से रिलीज कर दूं तो दौड़कर आएगा सेंटर तक, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम रुकती तो नहीं है ना, बीच में आकर इधर चली जाएगी, ऐसे क्यों, क्योंकि ऊपर से आते आते स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो गई, इनर्शिया रुकने नहीं देगा भाई, यहाँ पर ओवरशूट कर जाएगी। ठीक इसी तरह से स्प्रिंग, ये ब्लॉक का जो इनर्शिया है वो इसे मीन पोजीशन पर रुकने नहीं देगा, इस पॉइंट को ये ओवरशूट कर जाएगा। फिर ये ओवरशूट करेगा
तो इस तरफ जाएगा, x फिर बढ़ेगा, बट अब रीस्टोरिंग फोर्स उधर लगेगा, वेलोसिटी इसकी फिर घटेगी क्योंकि अपोजिट में फोर्स लग रहा है। इस बार वेलोसिटी घटते 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 एक पॉइंट पर अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो जितना इधर से इसे रिलीज किया गया है उतना ही इधर तक ये आएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा, फिर दोबारा ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इधर से फिर वापस भागेगा और ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये ऑसिलेट करता रहेगा क्योंकि हमने मान लिया कोई एनर्जी का लॉस है नहीं, बट ऐसा नहीं होता। इस स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी का लॉस होगा, फ्रिक्शन के कारण भी लॉस होगा, बहुत सारे एनर्जी के लॉस होते हैं जिसके कारण थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा। जितना इधर से रिलीज किया गया उतना इधर नहीं आएगा, फिर उतना उधर नहीं जाएगा, ऐसे घटते 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 एक टाइम पर मीन पोजीशन पर रुक जाएगा। ये इस तरह से स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं। इस तरह से मैंने जाना कि स्प्रिंग के अंदर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कराओगे रीस्टोरिंग फोर्स उससे अपोजिट लगेगा। इतनी सारी बातों को अब लिखित में चाहिए हमें, रिटन में चाहिए हमें सारी बातें, अदरवाइज सब कुछ समझ लिया अभी हमने स्प्रिंग के बारे में कि मैं जब स्प्रिंग को डिस्प्लेस करता हूं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो उसे वापस लाना चाहता है, इसे स्ट्रेच करने में इसलिए वर्क किया गया होगा और वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, रिलीज करोगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, काइनेटिक कितनी है, इसके फॉर्मूले चाहिए हमें। यहाँ पर पोटेंशियल थी, काइनेटिक जीरो है, बीच में काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो है, इधर फिर काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। इसके अलावा किसी पॉइंट पर बात करूं तो कुछ काइनेटिक भी होगी, कुछ पोटेंशियल भी होगी, उसके बारे में जानेंगे कि किस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, किस पॉइंट पर क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सब निकालने के फॉर्मूले चाहिए भाई। और शुरुआत यहां से करते हैं कि स्प्रिंग स्ट्रेच कर दिया है, if spring is stretched by a distance x डिस्टेंस मैंने इसके अंदर x डिस्प्लेसमेंट करा दिया है, तो देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, स्प्रिंग अपने अंदर एक फोर्स लगाएगा अपनी शेप में वापस आने के लिए। ये इलास्टिक बॉडीज की प्रॉपर्टी है। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सपेंशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सपेंशन के या कंप्रेशन के या एलोंगेशन लिख लीजिए कि कितना खींच दिया है आपने इसको, एलोंगेशन कितना एलोंग कर दिया है, बढ़ा दिया है इसे, या कितना कंप्रेस कर दिया होता तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। हर बार जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है मैं एक कांस्टेंट लेकर आता हूं, वो कांस्टेंट k कांस्टेंट आया है, फिलहाल माइनस साइन के साथ आया है, और हर एक बच्चा जानता होगा कि मैंने ये माइनस साइन क्यों लगाया है। हर बच्चा जान गया होगा कि ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मैं इस डायग्राम में हर बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं इस डायग्राम में सारी बातें आपको बता चुका हूं कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे हमेशा। आप बाहर स्ट्रेच करोगे फोर्स अंदर लगेगा, आप अंदर लाओगे फोर्स बाहर लगेगा, इस तरह से। तो F इज इक्वल, F प्रोपोर्शनल है x के, F इज इक्वल टू माइनस kx के, और F इज इक्वल टू अगर माइनस kx के है तो फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कांस्टेंट k आया नेगेटिव साइन के साथ, और नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F एंड एक्स वाई। तो डिस्प्लेसमेंट की और रीस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन को ये शो करता है। इसके साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा कि ये जो k कांस्टेंट मैंने लगाया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। इसी के बाद लिख लीजिएगा कि where k is equal to spring constant भाई। k क्या कहलाता है, where k is called spring constant भाई। k को spring constant कहा जाता है, k is called spring constant भाई। spring पर डिपेंड करता है भाई। अगर आप अपने पेन के स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं
थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। आप किसी कार के शॉकर्स को स्ट्रेच करना चाहेंगे, बाइक के शॉकर को खींचना चाहेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दो स्प्रिंग आपके पास है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम कराना है, जिसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसका के कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। के कांस्टेंट ये बता रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो, भाई क्या उसकी स्ट्रेंथ है। अगर के की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रेंथ उसकी कम है, बहुत आसानी से स्प्रिंग स्ट्रेच किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसको स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। के की यूनिट्स की बात कर लेता हूं मैं, इसी के नीचे लिखते जाइए, मुझे रब करना पड़ेगा स्पेस के लिए, तो आप इसी तरह से लिखते जाइए कि स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने डायग्राम से तो आपको सारी चीजें बता ही दी हैं, और के कांस्टेंट आया है उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग फैक्टर भी कह सकते हैं भाई उसे। उसका नाम मैं लिख देता हूं, मैंने उसका नाम अभी अभी साइड में लिखवाया है कि उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ इसे स्प्रिंग फैक्टर भी नाम दिया जा सकता है, इसे स्प्रिंग फैक्टर भी नाम दिया जा सकता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हर किसी की एसआई यूनिट फॉर्मूले से बनती है भाई, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन पर मीटर के की क्या होती है, एसआई यूनिट्स होती हैं। न्यूटन पर मीटर के की एसआई यूनिट्स होती हैं। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भाई। एक मीटर का एसआई यूनिट्स में बात करूं तो एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यही के की वैल्यू है। तो जिस स्प्रिंग में एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा है, वो तगड़ा स्प्रिंग बन गया है। और अगर ऐसा है तो सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर, सॉरी डाइन, न्यूटन तो डाइन में लिखा जाएगा, और भाई पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर इसकी सीजीएस यूनिट लिखी जाएगी। तो डाइन पर सेंटीमीटर इसकी सीजीएस यूनिट लिखी जाएंगी। तो यहां तक बात समझ ली है आपने कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, के कांस्टेंट की यूनिट क्या है। साथ साथ ये ग्राफ भी जान लीजिए भाई, इस ग्राफ को भी समझ लीजिएगा कि मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस पर एलोंगेशन को लिया है, एक्स एक्सिस पर एलोंगेशन को रखा है, यानी एक्स की वैल्यू की बात करेंगे यहां पर, जो कि एसआई यूनिट्स में मीटर में रखी गई है कि आप स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहे हैं। और वाई एक्सिस पर मैं बात कर रहा हूं रीस्टोरिंग फोर्स की, वाई एक्सिस पर मैं बात कर रहा हूं, लेक्चर आपने जान ही लिया है, छठा है, रब कर देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं वाई एक्सिस पर कि रीस्टोरिंग फोर्स F की क्या वैल्यू है। और ये तो न्यूटन में रखा गया है, ये तो न्यूटन में रखा गया है, तो ये न्यूटन में रखा गया है। इस तरह से फोर्स की जो वैल्यू है वो न्यूटन में रखी गई है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। आपको पता है यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है अगर मान लो, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यानी इधर की डायरेक्शन है। तो अगर आपने एक्सपेंड किया है तो बाहर की तरफ किया होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर आपने कंप्रेस किया है तो इस तरफ नेगेटिव, एक्स एक्सिस में नेगेटिव होगा। और फोर्स की बात करूं, जब आपका एक्स पॉजिटिव है बाहर की तरफ, आपका रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, नेगेटिव लग रहा था। जब आपका x नेगेटिव है अंदर की तरफ, रीस्टोरिंग बाहर लग रहा है, उस वक्त रीस्टोरिंग पॉजिटिव है। जानते हैं कोऑर्डिनेट्स में आपको प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस, इस तरह से। और अगर ऐसा है, अगर इस तरह से है, तो जब x पॉजिटिव होगा तब फोर्स नेगेटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तब फोर्स नेगेटिव होगा।
और F तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, X के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। आप सभी बच्चे जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन आप देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू माइनस AX है। तो फिर भाई ये ऐसे बना दीजिए इस तरह से कि भाई जब X पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, जब X नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। और ये ग्राफ भाई इस तरह का ग्राफ बना दीजिए, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाइए। और इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, k की वैल्यू बताता है, माइनस k की वैल्यू बताता है, लेकिन नेगेटिव साइन छोड़ देंगे तो मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये ग्राफ आप सभी को क्लियर हो गई। इस तरह से ग्राफ कैसा बनता है भाई, स्ट्रेट लाइन बनता है डायरेक्टली का। अगर x पॉजिटिव हो और f भी पॉजिटिव होता तो मैं ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे सीधी लाइन बना देता कि जब x पॉजिटिव है तो f भी पॉजिटिव, लेकिन जब x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव है तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बना, और जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है, ग्राफ इस डायरेक्शन में बना इस तरह से। तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको, तो ऐसा हो रहा है इसके अंदर। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आई है ग्राफ के बारे में। और इस ग्राफ से क्या पता चलेगा, स्लोप इसका किसकी वैल्यू बता रहा है, k की वैल्यू बता रहा है। और मैं आगे डराइव कर कर दिखाऊंगा कि इसका एरिया भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ का जो ये एरिया होगा, तो इस एरिया की बात करूं, देखिए एक बार में एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे तो अगर एक्सपेंड किया तो ये वाला था और ये अलग है इस तरह से। तो आपने अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है तो स्ट्रेच करने में वर्क किया गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा वो एरिया वर्क डन देगा भाई, वो एरिया वर्क डन की वैल्यू देगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जानी जा सकती है। मैं बताऊंगा डेराइव कर कर अभी थोड़ी देर में भाई इस तरह से। तो इस ग्राफ से आप सभी को क्लियर भी है भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। ये स्प्रिंग है भाई। अब वर्क डन की बात पर आते हैं। मैंने स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और इन बातों में समझ लिया कि कहां वेलोसिटी जीरो है, कहां मैक्सिमम है। अब वर्क डन की बात है, कितना वर्क करना पड़ा। मैंने फोर्स लगाया है, कुछ x डिस्प्लेसमेंट कराया है। कम से कम कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जितना भाई, जितना स्प्रिंग रीस्टोर, आपने इसे जैसे ही खींचना स्टार्ट किया है, स्प्रिंग ने भी रीस्टोरिंग फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। जितना स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, उतना कम से कम आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा। उतना फोर्स आप कम से कम लगाएंगे तो इसे स्ट्रेच कर पाएंगे। हालांकि हम ज्यादा लगाएंगे ताकि इसे एक्सेलरेट कर सकें। कांस्टेंट स्पीड से ले जाना चाहते हैं तो उतना ही लगाएंगे। आप जानते हैं भाई, जो जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहेगा अगर नेट फोर्स जीरो है। अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स जितना फोर्स लगाएंगे तो ये आप कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाएंगे। एक स्प्रिंग रेस्ट पर था इस तरह से, तो स्टार्टिंग में मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट जैसे ही कराने लगा, रीस्टोरिंग लगने लगा। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, अभी वर्क डन में मिनिमम पे चलते हैं हम। कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, जितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, कम से कम उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इस स्प्रिंग को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं। अगर ऐसा है भाई, अगर ऐसा है तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन की पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, अगर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया गया है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है, ये डेरिवेशन मुझे जानना है। और इस डेरिवेशन को जानने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में मैंने वर्क कितना किया है। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में मैंने वर्क कितना किया है, मुझे ये जानना है, और इससे मैं जान पाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पहली बात भाई, मैंने लेट किया, लेट अ स्प्रिंग
let a spring is stretched, let a spring is stretched by a distance, let a spring is stretched by a distance x, let a spring is stretched by a distance x by। आपने कुछ x डिस्प्लेसमेंट कराया है तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा है। ये बात आप जानते हैं भाई, देखिएगा बात समझिएगा। इस स्प्रिंग को स्ट्रेच आपने किया है, बात को ध्यान से समझिएगा। इस स्प्रिंग को स्ट्रेच हमने किया है, हमने वर्क किया है, लेकिन स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होना चाहता, वो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, तो वो रोकने में भी तो वर्क कर रहा है। तो जो स्प्रिंग ने वर्क किया है मैं वो वर्क फाइंड आउट करूंगा भाई पहले। तो मैंने क्या किया कि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था इधर की तरफ, वो इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को होने से रोकना चाहता है, यानी वर्क तो उसने भी किया है, नेगेटिव वर्क किया है स्प्रिंग ने, हमने कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव में। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो वर्क मैं कर रहा हूं वो वर्क मैंने पॉजिटिव किया है, और ये जब इस तरह से रोकना चाहता है अपने आप को अलोंग होने से, तो इसने वर्क कैसा किया है, नेगेटिव। तो पहले हम देखते हैं स्प्रिंग ने वर्क कितना किया है। तो स्प्रिंग का मैंने लेट अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x में मैंने x डिस्प्लेसमेंट करा रखा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, x। मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूं भाई। देखिए आप जानते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है तो मैं पहले स्मॉल वर्क निकालता हूं, फिर क्या करता हूं, इंटीग्रेशन। आपका फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। जैसे जैसे x बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है फोर्स। पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर कर क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप इसे स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, और स्ट्रेच कर रहे थे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, x अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस वक्त कितना लग रहा होगा, माइनस के एक्स। यानी अगर आप और स्ट्रेच करना चाहते हैं इसे तो आपको इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा इस वक्त भाई। तो बिल्कुल वही बात करेंगे भाई, किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x हो गया था तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लग रहा है। therefore small work done by restoring force, therefore small work done by restoring force in dx displacement। तो small work done by restoring force in dx displacement, थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कराने में जो वर्क करना पड़ा, स्मॉल वर्क की बात है तो dw करना पड़ा f dx by फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट में। dw इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू भाई, कम से कम कितना फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, कितना फोर्स लगा रहा है इस वक्त, माइनस का kx लगा रहा है भाई। kf की वैल्यू पुट कर दी माइनस kx, और इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को थोड़ी देर कांस्टेंट मान लेते हैं कि भाई माइनस का kx फोर्स लगाया और dx डिस्प्लेसमेंट करा दिया है, तो इतना वर्क किया मीन पोजीशन से बिल्कुल एक्सट्रीम भाई जितना आपने रिलीज करके, जहां से रिलीज, जितना आपने स्ट्रेच कर जहां से रिलीज कर दिया है वो क्या होती हैं, एक्सट्रीम। जब ये आप रिलीज करोगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ये बीच में इसकी मीन पोजीशन है। जितना इधर जा रहा है वो इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, जितना इधर जा रहा है वो इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो पूरा स्ट्रेच करने में भाई कितना वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क डन कितना वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। तो भाई टोटल वर्क कितना करना पड़ा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन करिए भाई, हमने इसीलिए सीखा है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू dw का इंटीग्रेशन करूंगा,
इज इक्वल टू टोटल वर्क डन के लिए माइनस का के एक्स है, माइनस तो बाहर आ गया, के एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करूंगा। लिमिट्स मैंने क्या रखी, एक्स इनिशियल पोजीशन थी और एक्स फाइनल। भाई फिलहाल मैंने ये कह दिया कुछ इनिशियल पोजीशन है और कुछ फाइनल पोजीशन है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल मीन से ही खींच रहे हो, कहीं से भी लेट कर लीजिए, कहीं से भी लेट कर लीजिए कि ये ऑलरेडी बीच में कहीं हो सकता था और वहां से हो सकता है मीन पोजीशन पर था ये, तो इनिशियल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैं कहीं एक्स डिस्प्लेसमेंट कराना चाहता हूं, या फिर ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट था इसके अंदर, वहां से और आगे ले जाना चाहता हूं। तो इस तरह से दो पोजीशंस है इसकी, उनके बीच में इंटीग्रेशन की अगर बात आएगी, उनके बीच में इंटीग्रेशन की बात आई है लिमिट्स के बीच में भाई, तो आप सभी जानते हैं कि के कांस्टेंट है, कितना वर्क करना पड़ा, के कांस्टेंट था x dx में। के अगर कांस्टेंट है, मैं यहां एक तरह से लिख देता हूं, के बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x स्क्वायर बाई 2 होता है और लिमिट्स x इनिशियल पोजीशन से x फाइनल पोजीशन लिख दी गई भाई। इस तरह से दो पोजीशन के बीच में मैं वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं ताकि आप हर जगह यूज कर सकें। जैसे W वर्क कितना करना पड़ा, स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क जान रहे हैं, माइनस का के कांस्टेंट था भाई। इस तरह से एक बार x की जगह अपर लिमिट आएगी, x फाइनल हो जाएगा, 2 भी बाहर बोला दिया, माइनस एक बार x की जगह इनिशियल आएगी, इसका स्क्वायर कर दूं, वर्क करना पड़ा कितना, ये माइनस से माइनस करेगा, इसे प्लस करेगा, तो भाई हाफ इनटू में के एक्स आई का स्क्वायर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का साइन भाई इस पे आएगा, हाफ इनटू में के एक्स फाइनल पोजीशन का स्क्वायर भाई। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाने में इतना वर्क करना पड़ा है। इनिशियल पोजीशन कितनी थी और वहां से फाइनल पर ले गया हूं, एक जगह पर था भाई हमारा ब्लॉक, वहां से उसे दूसरी जगह ले गया हूं, तो x की वैल्यू इनिशियल कितनी थी, x डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, मीन पोजीशन से, x की वैल्यू कहां से मेजर की जाएगी, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर x की वैल्यू थी वो इनिशियल है, और मीन पोजीशन से कितनी दूर हो फाइनल है, तो जो x की वैल्यू है वो मीन पोजीशन से ही मेजर की जाएगी। तो ये इनिशियल कितनी थी भाई, इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल क्या थी, इसका जो डिफरेंस आ गया है ये वर्क डन आया है। और मान लीजिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, ये तो वर्क डन जो आया है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन थी भाई। इफ एक्स आई की बात करूं भाई, इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, भाई इनिशियल पोजीशन 0 थी, मीन पोजीशन पे था मेरा स्प्रिंग, जब मैंने उसे स्ट्रेच किया तो मैंने कितना वर्क कर दिया, इनिशियल को 0 मान लूं तो फाइनल को x लिख देते हैं कुछ मान लो, तो W वर्क कितना करना पड़ा, माइनस का हाफ, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर भाई। शॉर्ट में याद करने की बात ये है, शॉर्ट में याद करने की बात ये है कि अगर मैंने अपने स्प्रिंग को, अगर एक स्प्रिंग को आपने मीन पोजीशन से, अगर एक स्प्रिंग को मीन पोजीशन से इधर कहीं ले जाएं कि उसके अंदर x डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ने कितना वर्क किया है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क किया है। माइनस का साइन क्यों भाई, रीस्टोरिंग फोर्स तो अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट बार नेगेटिव वर्क डन आएगा, आप जानते हैं। अगर 180 का एंगल अपोजिट है फोर्स डिस्प्लेसमेंट से तो नेगेटिव वर्क डन होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव करता है हमेशा वर्क। ठीक इसी तरह से रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है ना, हमने कितना वर्क किया इसके ऊपर, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है भाई। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, स्प्रिंग ने अगर ये वर्क किया है तो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है वो साइन चेंज कर दीजिए भाई, पॉजिटिव कर दीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर भाई।
इतना वर्क किया है किसने, एक्सटर्नल फोर्स ने, और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। मुझे उसी के बारे में तो बताना है, मुझे यही तो बताना है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को फोर्स लगाकर यहां ले जाऊं, एक्स डिस्प्लेसमेंट करा दूं इस स्प्रिंग के अंदर, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कराने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भाई एक्सटर्नल वर्क जितना हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एक स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट करा दिया गया है मीन पोजीशन से, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग फैक्टर के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो कितना वर्क किया गया है, हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क किया है एक्सटर्नल फोर्स ने, और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, ये पेपर में आ जाए तो आप इस तरह से करें भाई, और ड्रिंक मोर वाटर, स्टे हेल्थी। तो आप सभी जानते हैं इस बारे में, मैंने जो आपको ये डेरिवेशन बताया है, इस डेरिवेशन में आपने ये जान लिया है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने स्प्रिंग के अंदर कराया है इसे स्ट्रेच करने में, तो वर्क, भाई ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर बार में, ये स्टार्टिंग में समझाने के लिए बनाया था। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक बना रहेगा जब तक मैं सारी चीजें आपको पढ़ा नहीं देता स्प्रिंग के बारे में। फिलहाल मैंने स्प्रिंग के बारे में आपको क्या बताया है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया जाए, एक्स डिस्प्लेसमेंट कराया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स लगता है हमेशा, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वर्क कितना करना पड़ेगा स्ट्रेच करने में उसका भी फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, और उस फॉर्मूले के साथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान गए। मैंने स्प्रिंग को एक बार स्ट्रेच कर दिया भाई, स्प्रिंग को एक बार जब मैं स्ट्रेच कर देता हूं तो मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया है, वर्क कर दिया है। कितना वर्क कर दिया अभी मैंने, हाफ के एक्स स्क्वायर। वो वर्क इस स्प्रिंग की क्या बनकर स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी बनकर जो स्टोर हो गई है, रिलीज करने पर ये स्प्रिंग वापस आएगा, मीन पोजीशन की तरफ दौड़ेगा, एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है, x कम होगा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटेगी भाई, x कम होगा मीन पोजीशन की तरफ आने पर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भाई इसकी। और यहाँ मीन पोजीशन पर आते आते वेलोसिटी, स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, x 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर दोबारा दूसरी तरफ फिर पोटेंशियल बढ़ने लगेगी, x बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो ये इस तरह से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो एनर्जी में फिर से चेंजेस आ रहे हैं। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉस नहीं है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा यहां पर। इसलिए यहां पर ये भी बता दिया जाए आपको, मैं ये भी बता देता हूं आपको इस तरह से, क्या कि अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए भाई मुझे वेरिएशंस बनानी है, मुझे वेरिएशंस बनानी है, वेरिएशंस ऑफ एनर्जी, वेरिएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी विद एक्स, डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्स बताना है भाई, विद एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी की वेरिएशंस बतानी है। मैंने सबसे पहले ये लिखा कि एट मीन पोजीशन में या एट एक्सट्रीम पोजीशन में। एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब बिल्कुल वो पॉइंट जहां तक आपने स्ट्रेच कर दिया है फिर रिलीज कर दो, ये ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन पर है, मीन से इतना ही इधर जा रहा है, मीन से इतना ही इधर जा रहा है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और जब एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो x होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर x प्लस का भी हो सकता है, अगर इस एक्सट्रीम की बात करूं x माइनस का हो सकता है, दूसरी एक्सट्रीम की बात करूं a मान लिया भाई, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भाई। जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है आपने
वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और उस a को एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। और मैं यहां लिख देता हूं भाई, ऐसी साइड में याद करने के लिए लिख लीजिएगा, a क्या है यहां पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है यहां पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे याद करने के आपको लिखवाया। तो a क्या है भाई, x की वैल्यू प्लस माइनस a के इक्वल हो गई है, मैं यहां लिख देता हूं मैक्सिमम हो गई है भाई, ये कहना चाहता हूं मैं इस तरह से। एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू मैक्सिमम है और v की वैल्यू लिख लीजिए 0 है। v स्पीड 0 है भाई, वहां पर ये ऑसिलेट करता है। सोचिए, स्ट्रेच कर लिया आपने, अब रिलीज कर दीजिए, अब ऑसिलेट कर रहा है। अब सोचिए, ऑसिलेट करते हुए जब ये एक्सट्रीम पर जाएगा, रुक जाएगा वहां जाकर, तभी तो वापस आ रहा है। खुद सोचिए, अगर रुकेगा नहीं, अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, फिर चलता ही नहीं जाता इस तरह से। तो मीन पोजीशन से भागता गया भागता गया भागता गया, एक्सट्रीम पर पहुंचा, फिर वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां जाकर रुक गया है। एक बॉल ऊपर गई 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 रुक गई और फिर नीचे आ गई, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 हो गई है। और इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसलिए कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा हाफ के एक्स स्क्वायर आया है, और मैंने जब x की वैल्यू प्लस की या माइनस की a पुट करूं, स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर आई। सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में है इस वक्त भाई, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में है इस वक्त, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम इस ब्लॉक का मास है, स्प्रिंग का तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, और स्पीड 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या देखने को मिला, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और ये टोटल एनर्जी भी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी एनर्जी कैसी है, पोटेंशियल है। स्प्रिंग आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, स्प्रिंग एक्सट्रीम से कहां पर आ रहा है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो स्ट्रीम ये जब ये अपनी एक्सट्रीम से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, x घट रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम हो रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेटेड है ये। मैं फिर से को ऑसिलेशंस में बताऊंगा इसे ले जाकर, तो अगला 14 चैप्टर में बताऊंगा बाद में। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं एट मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं भाई अब मैं, और मीन पोजीशन मतलब ये बीच में जहां x तो 0 हो जाता है, जहां पर x कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से x की वैल्यू 0 हो जाती है और वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है भाई इसकी वेलोसिटी। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हासिल हुआ, भाई पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ के एक्स स्क्वायर थी, जब x को ही आपने 0 कर दिया तो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर आकर 0 हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आकर 0 हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ही क्या है, हाफ एम वी मैक्सिमम, वी का होता है वी मैक्सिमम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई है, सारी एनर्जी इस वक्त काइनेटिक की फॉर्म में है, पोटेंशियल तो 0 हो गई है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मैंने स्प्रिंग को यहां से स्ट्रेच कर रिलीज कर दिया है और मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट करा दिया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, मीन पोजीशन पर जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो बताना जरा कितनी इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना भाई, काइनेटिक एनर्जी कहां पर, मीन पोजीशन पर, बराबर है पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक 0 है और मीन पोजीशन पर क्या है, पोटेंशियल। मैंने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, लेकिन काइनेटिक 0 है एक्सट्रीम पर भाई। मीन पोजीशन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो गई है। और ऐसा करके अगर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है, अगर हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ के एक्स, और एक्सट्रीम पर तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी ना भाई, तो हाफ के ए स्क्वायर था इस तरह से। अगर ऐसा था तो यहां से सॉल्व करिए भाई इसको, हाफ से हाफ कैंसिल होगा और v फाइंड आउट करना है मुझे, m डिवाइड में जाएगा, स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी इस मीन पोजीशन पर, तो ये m डिवाइड में गया, k के डिवाइड में m चला गया, v का स्क्वायर है, अंडर रूट करना होगा, a का स्क्वायर का भी अंडर रूट होगा, लेकिन a अंडर रूट से बाहर लिखा जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर था तो बाहर आ गया इस तरह से। तो अंडर रूट में k बाई m और इनटू में a, ये मैक्सिमम स्पीड है इस मीन पोजीशन पर जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात भाई, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में भी तो कहीं पर बात के पूछ सकता है क्वेश्चन भाई। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच में किसी पॉइंट की बात करें, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, तो किसी और पोजीशन की बात करें मीन और एक्सट्रीम के बीच में भाई, x की भी कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर कुछ पोटेंशियल होगी भाई, और भाई काइनेटिक कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी इस ब्लॉक की, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ भाई। और आपसे ये कहते हैं स्पीड बताओ किसी पॉइंट पर भाई, तो कैसे बताऊं भाई, ये हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी और प्लस ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल है कुछ काइनेटिक है, इज इक्वल टू हाफ के ए का स्क्वायर भाई, जितनी टोटल थी ना इनिशियल, जितना वर्क किया उससे ज्यादा तो नहीं होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई, टोटल एनर्जी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या थी, पोटेंशियल की फॉर्म में थी, कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर थी, और जैसे ये इधर आएगा कुछ काइनेटिक बनेगी कुछ पोटेंशियल रहेगी, और ऐसा होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल कर दीजिए भाई, हाफ तो भाई कैंसिल हो गया कॉमन लेकर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी ये जानना है, ये इधर जाएगा, के कॉमन लिया जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिखा जाएगा, और m डिवाइड में गया भाई, k के डिवाइड में m आ गया, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर था, v चाहिए तो अंडर रूट कर दिया, लो भाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए ना भाई, ये स्पीड है। इसमें देखना जरा, मीन पोजीशन की बात करूं, x की वैल्यू 0 रख दूं तो फिर a स्क्वायर बचेगा, a बाहर आएगा तो अंडर रूट में km और बाहर a होगा, ये तो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी मैंने। और अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, x की वैल्यू a के इक्वल हो जाती है प्लस माइनस a, तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, वेलोसिटी 0 हो जाती है एक्सट्रीम पर, सही रिजल्ट्स देगा भैया आपको, क्यों घबराते हो इन बातों से। और भाई इसी पर बेस्ड अब कर डालिएगा असाइनमेंट जो मिलेगा आपको, ये सारी ऐसे कैसे रह सकता है, ऐसा कैसे भूल सकते हैं हम, इतनी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे काम करे क्यों हमने, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्यों जानी है मैंने, क्यों मैंने ये सब फाइंड आउट करके देखी है कि एक्सट्रीम पर, क्योंकि मुझे तो वेरिएशन बनानी थी ना, और वेरिएशन तो ऐसे बनेगी ना कि यहाँ पर बात करी गई है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट मतलब x, और ये मीन पोजीशन जहां x की वैल्यू 0 है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन जहां x प्लस का a मैक्सिमम हो जाता है, और ये दूसरा x भाई दूसरी एक्सट्रीम जहां x की वैल्यू माइनस a हो जाती है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ये मीन पोजीशन है भाई इस तरह से। तो ये मीन पोजीशन है इस तरह से, ये मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशंस है भाई, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम है और एक राइट एक्सट्रीम है। अगर इस तरह का सब कुछ है और यहाँ पर एनर्जी है, इस y एक्सिस पर एनर्जी ली गई है, सभी तरह की एनर्जी की बात करनी है, काइनेटिक की, पोटेंशियल की और टोटल की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट के कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भाई।
अगर एक्स स्क्वायर पे कोई चीज डिपेंड करती है तो पाथ तो पैराबोला होना चाहिए। आप तो जानते हैं पाथ पैराबोला हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आई, अभी तो सीखा है आपने। और अगर जीरो है इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है इस तरह से, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बीच में आते आते, एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो है लेकिन बीच में आते आते काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है इसकी, और मैक्सिमम हो जाती है काइनेटिक इसकी। ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बना देते भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट्स पर काइनेटिक जीरो है लेकिन मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ काइनेटिक जैसे जैसे एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी भाई, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैंने ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाया है। और मैं आपको बता दूं एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और इसलिए मीन पर आते आते एक्स घटता गया और पोटेंशियल एनर्जी घटती गई इस तरह से। और ये वाला ग्राफ तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बनाया है, ये भी आप सभी को बात क्लियर रहेगी। और इस बीच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इन दोनों का सम करूं, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा भाई। ये टोटल एनर्जी ना काइनेटिक प्लस क्या है, पोटेंशियल है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर कोई लॉस नहीं है तो कांस्टेंट है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हर बच्चे को ये ग्राफ क्लियर हो, पेपर में आएगा। वर्क डन बताइए, स्ट्रेच करने में कितना करना पड़ा है? हाफ के एक्स स्क्वायर करना पड़ा है, और वही पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है। उसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलेगा, उसी से ये ग्राफ बनेगा, उसी से क्वेश्चन भी होंगे भाई। और क्वेश्चंस कल लाइव क्लास में मैं डिस्कस करूंगा अगर आपसे नहीं होते हैं तो, लेकिन फिलहाल होमवर्क में करिएगा। बड़े सुंदर क्वेश्चन है, हो पाएंगे आपसे, नहीं होने पर मैं हूं आपके साथ भाई, मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है भाई, कोलिजन पढ़ेंगे इसके बाद, और पावर के फॉर्मूले बताऊंगा, और उसके बाद 7वां चैप्टर पे पहुंचेंगे। संडे टेस्ट रहेगा इस बार, बड़ा ही सुंदर टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप बहुत अच्छा करेंगे और इनाम पाएंगे आप उसके अंदर। तब तक गाइस मेहनत करते रहिए, घर पे रहिए, स्कूल खुलने का इंतजार करिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक्स गाइस।